हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शिश मायबोली क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी का फर्स्ट टर्म का एक्चुअली जो लास्ट लेसन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक्चुअली हाइकू है, मतलब जिसको हम पोएम्स कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हाइकू का मतलब एक थोड़ा सा टिपिकल है। हाइकू इसका नाम है, ऐसा भी होता है। अब ये हाइकू पैटर्न क्या है? ये हाइकू पैटर्न में ऐसा रहता है कि इसमें तीन लाइन रहती है, जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं। ये 3 लाइन में ऐसे हैं कि पहले लाइन में 5 शब्द रहते हैं, दूसरे लाइन में 7 शब्द और तीसरे लाइन में 5। इसी पैटर्न से कविताएं लिखी जाती हैं, उसको कहते हैं हम लोग हाइकू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको इसके बारे में थोड़ा और भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। एक सेकंड। वो ऐसी है कि ये अभिषेक जैन सर ने लिखी है हमारे। इसके लेखक जो है वो अभिषेक जैन जी हैं और उन्होंने ये कविताएं, कहानी, निबंध आदि विविध जगह पर उन्होंने लेखन, उनके जो रचनाएं हैं वो अलग अलग ढंग से लिखी है और उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित अपनी ये कविताएं लिखी है। ये बहुत सुंदर है। 1 मिनट। थैंक यू। हाइकू ये मूलतः क्या है? हाइकू ये जापान की लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविताएं कहा जाता है। ये कभी आपको मालूम चाहिए, हाइकू का मतलब है छोटी कविताएं। 5वें दशक में हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है, मतलब 17 शब्द ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। और ये जो हाइकू हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीब, थकान, वृक्षों की कटनी के दुष्परिणाम आदि, वृद्धाश्रम के दर्द वगैरह बहुत सारे सुंदर सुंदर सामाजिक मैसेजेस दिए हैं। तो ये आपको जब आप देखोगे इसके बारे में तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, क्या बात है, कितनी सुंदर सुंदर और बहुत सही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है दोस्तों। तो बहुत मजा आएगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं। छोटा सा देखिए, ऐसा भी होता है, राइट। गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। देखिए, गरजे मेघ 5 शब्द, सहम कर कांपी 7 शब्द और कच्ची दीवार फिर 5 + 7 + 5, इसको बोलते हैं हाइकू। अब इसमें इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? प्रस्तुत हाइकू में कवि ने बताया है कि आसमान में मेघों के गरजने पर कच्ची दीवार सहम कर कांपने लगती है। वो बहुत डर गई। यहाँ गरजने वाले मेघ समाज के सबल वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है जो अमीर लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है, और कच्ची दीवार जो है वो समाज के दुर्बल वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ यह है कि समाज के सबल वर्ग दुर्बल वर्गों पर अपना रौब या अधिकार झाड़ते हैं। उनके द्वारा किए गए अन्याय और शोषण से समाज के दुर्बल घटक सहम जाते हैं। इसलिए यह कहा गया, गरजे मेघ सहम कर कांपी कच्ची दीवार। जो कच्ची दीवार के जो मकान रहते हैं, अगर मेघ जो है ऊपर गरज जाते हैं तो ये कांप जाती है ये दीवारें। तो इसलिए समाज में जो बड़े लोग हैं, अगर वो अपना गुस्सा दिखाते हैं तो समाज में जो छोटे लोग हैं उनको बेचारे कांप जाते हैं। रवि चढ़ाए निर्मल, दूसरी हाइकू है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध। रवि चढ़ाए, इसका मतलब क्या है? रवि का मतलब है सूरज, एक सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। रवि मतलब सज्जन व्यक्ति। सूरज प्रतिदिन अपने निर्मल किरणों से धरती को प्रकाशित करता है। बदले में वह धरती से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते। हमें भी उसका कार्य निस्वार्थ और मानवता के लिए हमें भी वैसा ही करना है। प्रतिदिन हमारा काम जो है वो करते जाना है और उसके बदले में कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी। ये हाइकू बड़ा ही सुंदर है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। अर्घ्य का मतलब है पानी देना। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उगते सूर्य को अर्घ्य देना कहते हैं। अब ये देखिए, तीसरा है, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, मतलब दिन भर लोगों को प्रकाश देने के बाद में सूर्य की जो किरण है वो थक जाती है,
अब थक के वो क्या करती है, धरती की गोद में सो जाती है। धरती की गोद में आ गई है थकी हरी किरण और वो सो गई। देखिए इतनी बड़ी बात है, लेकिन लिखना कितने शब्दों में है, सिर्फ 5, 7, 5, 17 शब्दों में आपको लिखना है। बहुत सुंदर है ये, अभिषेक जी ने, अभिषेक जैन ने जो लिखा है ये बहुत सुंदर है। इसके आगे का हाइकू देखिए, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। अब देखिए कितनी बड़ी बात, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। इसका मतलब है कि समाज में हमारे जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सपने देखते हैं। और कौन से सपने देखते हैं, बंद सपने। बंद सपनों का मतलब है वो सपने जो पूरे नहीं हो सकते। कितनी सुंदर बात है, देखिए सिर्फ 17 शब्दों में कहा जा रहा है। वाह। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। वाह। कटते तरु, तरु का मतलब है वृक्ष। वृक्ष कट रहे हैं, उजड़ा आशियाना, वृक्ष पर जो पक्षी बैठते हैं, आशियाना का मतलब है उनके घर जो है वो वृक्ष के कटने से उजड़ जाते हैं। रोए पखेरु, इसलिए उस पर जिन पखेरियों ने, जिन पक्षियों ने अपने घर बनाए हैं वो रो रहे हैं। कितना सुंदर देखिए है, वृक्ष काटने से, इसलिए वृक्ष मत काटिए, ये मैसेज उनको देना है, क्योंकि उससे कई लोगों के आशियाने मतलब उनके घर उजड़ जाते हैं, इसलिए वो रोते हैं बेचारे। देखिए बच्चे पतंग, कितना सुंदर विचार है। देखिए बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। बच्चे पतंग है और वो पतंग की डोर जो है वो माँ बाप के हाथ में है। अगर माँ बाप पतंग बराबर ढंग से उड़ाते हैं, इसका मतलब है बच्चों रूपी जो पतंग है उसको बराबर जहाँ पर ढील देने की है वहाँ ढील दे रहे हैं, जहाँ पर टाइट रखने का है, जहाँ खींच के रखने का है वहाँ खींच के रखें। इस तरह से अगर अनुशासन से भी और प्यार से भी, दोनों तरह से अगर काम करते हैं तब क्या होता है, छूते गगन। जिस तरह से पतंग भी अगर ढंग से उड़ाई जाए तो वो गगन छूती है, उसी तरह बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उनके माता पिता अगर उनको ढंग से अगर संवारते हैं, चलाते हैं, अनुशासन और प्यार ये दोनों का अगर मिक्स बराबर रखते हैं तो बच्चे भी अपना गगन को छू लेंगे, उतने ही यशस्वी वो हो जाएंगे, उतने बड़े उनकी उपलब्धियां भी गगन को छुएगी। कितना सुंदर है, कहा कितने शब्दों में, सिर्फ 17 शब्दों में। तन माटी का फिर कैसा गुमान, कद काठी का। तन माटी का, तन माटी का मतलब ये जो हमारा तन है ये तो मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि इसे तो मिट्टी में ही मिलना है। मौत के बाद में क्या होता है, हर एक को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, बस खत्म, और मिट्टी में ही सब लोग मिल जाते हैं। तो फिर अगर ये मिट्टी का बना हुआ तन है तो फिर कैसा गुमान। गुमान का मतलब है अहंकार। फिर हम क्यों इसका अहंकार करते हैं, इतना क्यों अहंकार कर रहे हैं। कद काठी का, कद काठी का मतलब है इस शरीर का, बराबर है। अगर इसको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है तो इस शरीर का क्यों अहंकार करते हैं। बस इसे भी ईश्वर की चरणों में या लोगों की सहायता में लगा दो, अच्छे कारणों के लिए इसका उपयोग करो, ठीक है। आगे, उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। अरे कितना सुंदर, देखिए वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। उड़ा पखेरु, उड़ा पखेरु मतलब पक्षी जो है वो उड़ गया, उड़ गया है वो, और देखता रह गया। कौन देखता रह गया, ठगा सा तरु। तरु का मतलब क्या है, वो अपन ने देखा वृक्ष। जिस वृक्ष पर उस पक्षी ने सालों साल अपना घोंसला बनाया है, वो पक्षी जैसे मतलब, और जब तक उसको उड़ते नहीं आता था तब तक वो वहीं पर ही रहता था, और जैसे ही उसको उड़ना आ गया वो चला गया। इसकी तुलना यहाँ पर हमारे वृद्ध माँ बाप से की जाती है कि जो अपने बच्चों को पहले से लेके जब तक उनको समझता नहीं है तब तक खिलाना पिलाना संस्कार देना सब करते हैं। बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं माँ बाप को छोड़कर निकल जाते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है, देखता रह गया ठगा सा तरु। मतलब ये जो वृक्ष है वो देखता रह गया कि इतने सालों तक तो मेरे पास था, अब अचानक कैसे बड़ा हो गया। वैसे ही माँ बाप का रहता है, उनको लगता है कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि छोड़ के चले गए। तो बच्चों का तो क्या है कि बस उनको कुछ माँ बाप से लेना देना है नहीं, जब तक उनसे कुछ होता नहीं तब तक माँ बाप से काम करवाते हैं। अब जब खुद बड़े हो गए तो माँ बाप को छोड़ के चले गए। बहुत दुख की बात है, लेकिन ये से देखिए इतनी बड़ी भावना सिर्फ 17 शब्दों में। हाइकू बहुत सुंदर
कविता लिखने का ये एक अनूठा प्रकार है। ये डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। अब डाकिया क्या करता है? डाकिया मतलब पोस्टमैन। वो क्या करता है? उसके झोले में लोगों की खत लेकर चलता है। अब खतों में क्या रहता है? कहीं बहुत सुख के खत रहते हैं, कहीं दुख के खत रहते हैं। तो इसका बांटने सुख दुख, ये सुख दुख बांट रहा है। उसके जो जब भी जिस किसी को भी वो खत देता है, वो खत पढ़ने के बाद में या तो सुख होता है या दुख होता है। मतलब सुख और दुख बांटने का काम कौन करता है? अपने डाकिया करता है। कहाँ भरता है वो? झोले में भर के। उसी तरह से हमको भी अपना काम करना है। वो उन सुख दुख के साथ में नहीं रहता है। मतलब वो किसी को सुख दे रहा है, किसी के लिए दुख दे रहा है, ये उसके दिल में नहीं रहता है। वो अपना काम कर रहा है। उसी तरह हमको अपना काम करना है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख आ रहे हैं उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपना काम निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। जो हाथ में हमारे जो काम है, लोगों के लिए जितना हम काम आ सकते हैं उतना उनके लिए काम आते हैं। सुख और दुख की चिंता किए बगैर हमें अपना काम करता रहना चाहिए, ऐसा ये हाइकू कहता है। अब ये तो और भी थोड़ा दुख देने वाला हाइकू है। देखो, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। बस वो ऊपर का, इससे पहले का जो हाइकू था हमारा कि बच्चे बड़े होने के बाद में छोड़ के चले जाते हैं, तो दोस्तों वैसा ही है। अब क्या, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। मैया ने मतलब माँ ने वृद्धाश्रम से लिखा है कि बेटा कैसे हो। अब ये बेटे ने क्या किया, जब तक छोटा था तब माँ के पास रहा, जब बड़ा हो गया, इसकी शादी हो गई, तो माँ पिताजी को कहाँ भेज दिया? वृद्धाश्रम में भेज दिया। अब माँ तो बेचारी माँ है, वृद्धाश्रम में जाने के बाद में बेटे ने उसको हकाल दिया घर से, तब भी वो बेटे के बारे में ही अच्छा सोच रही है। वहाँ से लिख के उसको हकाल दिया है, लेकिन तब भी वृद्धाश्रम से बेटे को खत लिख के पूछ रही है कि बेटा तुम कैसे हो। यही माँ है। देखिए इतनी बड़ी भावना है, और सिर्फ कितने शब्दों में कहा गई है? 17 शब्दों। बहुत सुंदर। हाई देखिए, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गई मैं। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि आज के संस्कारों की तिजोरी में लुट गई मेरी चोरी हो गई। चोरी में क्या गया है? तो मेरे तिजोरी में जो संस्कार रखे थे, संस्कार रूपी पूंजी थी, वो चली गई। मतलब आज समाज में जो लोग हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम तो उनको संस्कार देना चाहते हैं, अब बच्चे लेना नहीं चाहते तो क्या करें। अब ये संस्कारहीन जो समाज है, सब तरफ देखे तो किसी को कोई संस्कार नहीं है। न बच्चे माँ पिताजी को पूछ रहे, न क्या बोलेंगे उसको, विद्यार्थी शिक्षकों को पूछ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति कोई आदर नहीं रहा। इस तरह से संस्कारहीन समाज हो गया है। इसलिए ये कह रहे हैं कि हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। अब कैसे लुट गया मैं? लेखक कहता है कि पूरा संस्कारहीन समाज हो गया है। ये देखकर बहुत ही दुख होता है। अब अर्धे का मतलब मैं लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, सॉरी। अर्धे का मतलब है पानी देना। धरा की गोद, धरा मतलब पृथ्वी। आशियाना मतलब घर। पखेरु मतलब पंछी या पक्षी, आप जो भी कह सकते हैं आप। गुमान का मतलब है अहंकार। उसके बाद में गगन का मतलब आपको जानते हैं, कोई खास, बाकी इसमें ऐसे कोई डिफिकल्ट शब्द है नहीं दोस्तों, क्योंकि लेकिन इसमें हर जगह पर संकल्पना जो है, कल्पना जो है वो बहुत बड़ी है, उसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो आज का हमारा हाइकू की जो कविता थी, हाइकू जो कविता का जो पैटर्न है वो बहुत सुंदर है, और ऐसा भी होता है। ये आज का हाइकू का पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ पर क्योंकि लेसन नंबर 7 और पार्ट नंबर 7 और 8 जो है वो हमारे यहाँ नहीं है वो,
वो ये साल बोर्ड ने उसमें दोनों लेसन निकाल दिए हैं, इसलिए आपको 6th लेसन तक ही आपको ये पहली इकाई में पढ़ना है। तो ये पहले 6 के 6 जो लेसन हैं वो अभी अपने पूरे हो गए हैं। आज का जो है वो 6वां लेसन जो था, ऐसा भी होता है, ये पठनार्थ है अपना, तो इसलिए मैंने समझा दिया। ये बहुत ही सुंदर लेसन है, बहुत ही सुंदर कविताएं हैं ये हमारी, और इतने ज़्यादा अच्छे यहाँ पर है। 5-7-5 वाला पैटर्न है ये हाइकू, ये आपके नॉलेज के लिए भी ध्यान में रखिए। पहले लाइन में 5 शब्द, दूसरे लाइन में 7 शब्द और तीसरे लाइन में 5, इसी को कहते हैं हाइकू। ये जापानीज़ स्टाइल है पोएम लिखने की, और इसे हिंदी ने भी अपना लिया है, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी हाइकूज है इसमें ये लगभग 10 हाइकू जो है, ये 10 के 10 हाइकू बहुत ही सुंदर है। इसके पीछे के जो विचार है वो ध्यान में रखिए। अगर कोई समझने में दिक्कत हुई होगी तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो, और इसके साथ में इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है वो अगर आप एक बार 2 बार ढंग से अगर ये वीडियो देखेंगे तो स्वाध्याय आपको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप अपना वर्कबुक भी प्लीज़ इसका सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसलिए पहले इकाई तक का हमारा जो पोर्शन है वो ये 6वां जो हमारा पार्ट है वहाँ पर अभी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम दूसरी इकाई की और लेसन लेके मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा बख्शी जुमाई बोली क्लासेस, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, यानी आपको निरंतर हमारे जो लेसन्स हैं वो आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।